नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, कल इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल चीफ ने एक ब्रीफिंग के दौरान में आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग को लेकर के बात की। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में जो हमारा टेडी फाइटर जेट होगा, तो उसके बारे में भी इंडियन नेवी के द्वारा इस ब्रीफिंग के दौरान में डिस्कस किया गया। और इसके बाद आईएनएस विक्रांत की जो फाइनल स्पेसिफिकेशंस है उनको भी रिवील किया, जिससे कि यहाँ पर आईएनएस विक्रांत को लेकर के पास्ट में जो डाउट थे वे भी यहाँ से क्लियर हो गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय नौसेना ने किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया और किसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। साथ ही साथ भविष्य में भारतीय नौसेना को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो भारतीय नौसेना के जो वाइस एडमिरल चीफ है, तो इन्होंने आईएनएस विक्रांत की जो लिफ्ट है उसको लेकर के यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन है वो दी। सबसे पहले भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल चीफ जी ने यहाँ पर ये कहा, आईएनएस विक्रांत की जो लिफ्ट है तो उसमें कोई भी फ्लॉस यानी कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो कमियां हैं वे नहीं है। जब इसको 2013 में डिज़ाइन किया जा रहा था तो उस समय भारतीय नौसेना मिग-29 के फाइटर जेट को इस्तेमाल करती थी, जो कि एक रशियन फाइटर जेट है। तो दोस्तों, उसी मिग-29 के फाइटर जेट के लिए उस समय आईएनएस विक्रांत को डिज़ाइन किया गया था। और उस समय भारत के पास अगर आप देखते हैं तो FA-18 और साथ में राफेल जैसे जो ऑप्शन है वे इतने स्ट्रॉन्ग पुश के साथ में नहीं थे। और इसके अलावा भी अगर आप उस समय की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो उस समय तक भारत के अमेरिका के साथ में जो रिलेशंस हैं वे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे जितने कि आज की तारीख में है। तो ऐसे में उस समय ये सोच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि हम भविष्य में अमेरिकन फाइटर जेट या फिर उनके जो वेपन्स हैं उनको इतने ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। और उस समय भारत काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर जो रशियन वेपन्स हैं उनके ऊपर डिपेंड था। और इसी के कारण रशिया की भारत में जो लॉबिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसीलिए भारत ने यहाँ पर उस समय जो आईएनएस विक्रांत की लिफ्ट है तो उसको मिग-29 के फाइटर जेट के हिसाब से डिज़ाइन किया। तो यहाँ पर ओवरऑल आईएनएस विक्रांत की जो लिफ्ट की लंबाई है वो लगभग 14 मीटर के आसपास बताई गई है। साथ में इसकी जो चौड़ाई है उसे 10 मीटर के आसपास का बताया गया है। तो पहले कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से आईएनएस विक्रांत की जो सैटेलाइट इमेजेस सामने निकल करके आई थी, तो वहाँ से अंदाज़ा लगाया गया कि आईएनएस विक्रांत की जो लिफ्ट है तो उसकी जो लंबाई है वो 11 मीटर से लेकर के 10 मीटर के आसपास की हो सकती है। लेकिन अब फाइनली इंडियन नेवी ने यहाँ पर क्लियर किया है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर के आसपास है। और इसके अलावा अगर आप इंडियन नेवी के मिग-29 के फाइटर जेट की भी बात करते हैं तो सबसे पहले तो भारतीय नौसेना इन फाइटर जेट की परफॉर्मेंस से इतना ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इनकी जो सर्विसेबिलिटी है वो लगभग 45% के आसपास की आप सबको देखने को मिलेगी। हालांकि भारतीय नौसेना ने इनको टाइम टू टाइम अपग्रेड भी किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइटर जेट हैं वे फ्लाई कंडीशन में रह सके। लेकिन इसके बावजूद भी भारत यहाँ पर जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स है उनको मैच नहीं कर पाया। तो इसी के कारण अब भारतीय नौसेना चाहती है कि मिग-29 के फाइटर जेट को और ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए और जो पहले से फाइटर जेट हमारे बेड़े में शामिल है उनको 2032 से यहाँ पर रिटायर करना शुरू कर दिया जाए। अगर आप भारतीय नौसेना के अंदर मिग-29 के फाइटर जेट की संख्या को देखते हैं तो आप सबको लगभग 42 से लेकर के 45 जो मिग-29 के फाइटर जेट हैं वे भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद भारतीय नौसेना ने फैसला किया कि आईएनएस विक्रांत के लिए और जो रशियन फाइटर जेट है उनको यहाँ पर नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूरी दुनिया में नेवल फाइटर जेट को देखते हैं तो आप सबको काफ़ी ज़्यादा कम ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिनका इस्तेमाल एक नेवल फाइटर जेट के तौर पर किया जा सकता होगा। तो सबसे पहले तो इंडियन नेवी ने लगभग 57 यानी कि 57 नेवल फाइटर जेट को खरीदने के लिए एक टेंडर को जारी किया, जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी के सामने दोबारा से ऑप्शन थे कि हम मिग-29 के को खरीदें। इसके अलावा नए ऑप्शन थे राफेल के M वेरिएंट को खरीदा जाए और साथ में जो अमेरिकन FA-18 है उसको यहाँ पर आईएनएस विक्रांत के लिए खरीदा जाए। तो उस समय भारतीय नौसेना की डिमांड थी कि हम लगभग 57 जो नेवल फाइटर जेट है उनको यहाँ पर खरीदे। लेकिन उसके बाद भारत का खुद का टेडी यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का
जो प्रोग्राम है वो सामने निकल करके आता है, जिसके बाद में ये जो रिक्वायरमेंट है इसको घटा करके 37 यानी कि 37 तक कर दिया गया। लेकिन उसके बाद टेडीबीएफ के लिए एक स्ट्रॉन्ग पुश को देखते हुए भारतीय नौसेना ने फैसला किया कि अब हम केवल जो 26 नेवल फाइटर जेट है उसको यहाँ पर खरीदेंगे। तो आईएनएस विक्रांत की लिफ्ट की जो चौड़ाई निकल करके आई है जो कि लगभग 10 मीटर के आसपास है, तो इससे यहाँ पर जो अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट है उसको एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। अगर आप अमेरिकन FA-18 ब्लॉक 3 की बात करते हैं तो ये राफेल जितना कैपेबल है। इसके अलावा इसमें GE के ज़्यादा पावरफुल इंजन्स का यूज़ किया गया है जो कि राफेल के M88 इंजन से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल हम अपने तेजस MK2 MK की जो पहली 2 स्क्वाड्रन है उसके अंदर भी करने वाले हैं, और टेडीबीएफ के जो शुरुआती प्रोटोटाइप होंगे तो उसमें भी आप सबको GE के इंजन्स का यूज़ दिखेगा। तो इसके बाद में बोइंग ने भारत को ये भी ऑफर दिया है कि अगर भारत चाहे तो अपने जो खुद के स्वदेशी वेपन्स है उनको FA-18 के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अलावा अगर हम अमेरिकन वेपन्स की बात करें तो बोइंग हमको 160 किलोमीटर तक की जो M120D मिसाइल है उसको देने के लिए भी तैयार है। अगर आप इस मिसाइल की बात करते हैं तो ये हमारी अस्त्र मार्क 2 जितनी कैपेबल है, और साथ ही साथ इसकी जो रेंज है वो भी हमारी अस्त्र मार्क 2 के बराबर है। साथ में इस मिसाइल का यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वेरिएंट है जिसको बोइंग के द्वारा भारत को ऑफर किया गया है। इसके बाद में अगर आप कॉस्ट की भी बात करते हैं तो उसमें आप सबको पता है कि FA-18 को अमेरिका के द्वारा सैकड़ों की संख्या में बनाया जा चुका है, जिसके कारण इसकी जो कॉस्ट है वो राफेल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो कॉस्ट के हिसाब से भी जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है वो राफेल से भारत को कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और अमेरिका ने FA-18 के ब्लॉक 3 वेरिएंट में कई बड़े चेंजेस को किया है, जिसके अंतर्गत इसके एयरफ्रेम की जो लाइफ है उसको भी अमेरिका के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके एयरफ्रेम की जो लाइफ है वो आप सबको 12,000 घंटे तक की देखने को मिलेगी, जो कि रशियन फाइटर जेट से 3 गुना ज़्यादा और यूरोपियन फाइटर जेट से लगभग 2 गुना यहाँ पर ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर बोइंग हमको हर महीने लगभग 2 FA-18 को भी डिलीवर कर सकती है, जिससे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर ये जो टेंडर है ये बोइंग के द्वारा पूरा किया जा सकता है। और इसी के साथ में हमको वेपन्स के लिए जो पोड हैं वे भी बोइंग के द्वारा दिए जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भारतीय नौसेना ने यह भी यहाँ पर साफ किया है कि हमारा जो टेडीबीएफ फाइटर जेट है वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक फाइनल फाइटर जेट होगा जो कि राफेल या फिर FA-18 के ब्लॉक 3 वेरिएंट से कहीं ज़्यादा कैपेबल होगा। साथ में इसका जो विंग स्पैन है वो 11.2 मीटर के आसपास होगा, और अगर इसके विंग्स को फोल्ड कर दिया जाता है तो ऐसे में इसका जो विंग स्पैन है वो 7.6 मीटर के आसपास रहने वाला है, जिससे कि ये बड़ी आसानी से INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य या फिर जो हमारा 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो उसकी लिफ्ट के ऊपर फिट हो सकता होगा। इसके बाद भारतीय नौसेना ने यहाँ पर बातचीत की कि INS विक्रांत के माध्यम से हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और जिन कैपेबिलिटीज़ को हासिल किया है तो उनके दम पर अब भारतीय नौसेना एक 65,000 टन के एक सुपर कैरियर को चाहती है, जिसके ऊपर अगर 2025 से भी कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर 2035 से पहले भारतीय नौसेना को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके 5 साल के बाद यानी कि 2040 तक जो INS विक्रमादित्य है उसको भी रिटायर करने का समय आ जाएगा, जिसके बाद भारतीय नौसेना के पास में दोबारा से 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव बचेंगे। फिर हम चाहे अब से ही IAC-2 के ऊपर काम करना शुरू कर दे। लेकिन इसके बाद अगर आप इंडियन नेवी के बजट को देखते हैं तो उसके हिसाब से भारतीय नौसेना के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है 6 SSN क्लास की जो सबमरीन है उनको अपने बेड़े में शामिल करना, क्योंकि चीन के पास लगभग 79 के आसपास जो सबमरीन की फ्लीट है वो मौजूद है, जिसके कंपैरिजन में भारत की जो सबमरीन फ्लीट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो ऐसे में भारतीय नौसेना के सामने ये एक सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है कि हम किस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। और अगर आप हमारी सरकार को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अभी के लिए वे 2025 से पहले इन दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ में रन कर पाए। तो दोस्तों इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।